नमस्कार दोस्तों। संस्कृत नेट एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण अभिक्षमता पार्ट 2, जिसमें हम लोग शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित जो सिद्धांत हैं, शिक्षण से संबंधित सिद्धांत, और उसके बाद शिक्षण की जो अधिगम की परिभाषा, और इसके साथ ही शिक्षण विधियाँ जो हैं, और अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधियाँ, सूक्ष्म शिक्षण, उसके बाद लघु और मिश्रित शिक्षण विधियाँ, शिक्षार्थी केंद्रित और जो आधुनिक शिक्षण विधियाँ हैं वो, और शिक्षण सहायक सामग्री, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो शिक्षण जो यहाँ पे है, सामान्य सिद्धांत, शिक्षण के जो सामान्य सिद्धांत हैं, सबसे पहले वो देखते हैं हम लोग। पहला है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा के सिद्धांत में जो है, छात्रों में नई बातें जानने की जिज्ञासा पैदा करना, प्रेरणा देना कि कुछ छात्र नया सीखें, कुछ अच्छा सीखें, कुछ पॉजिटिव सीखें, इसीलिए प्रेरणा का सिद्धांत है। दूसरा है कि गतिविधि का सिद्धांत। गतिविधि के सिद्धांत में जो फ्रॉबेल और किंडरगार्टन है, फ्रॉबेल और किंडरगार्टन, इन्होंने जो है इसकी अवधारणा को प्रतिपादित किया था। इसी की अवधारणा पे भी आधारित है गतिविधि सिद्धांत। यह शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधियों को सम्मिलित करता है। मतलब इसमें मानसिक जो गतिविधियाँ होती हैं और जो शारीरिक गतिविधियाँ आती हैं, खेल इत्यादि। मानसिक में जो है पजल इत्यादि आ जाएंगे, और भी जैसे कि पहेली हो गई, ये सारी चीज़ें। और जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं, इसमें खेल कूद हो गया, प्रोजेक्ट हो गया कोई जिसमें ग्रुप में मिलकर या फिर ऐसे ही करना होता है, कोई मॉडल बनाना हो गया, ये इस प्रकार के सिद्धांत आते हैं। रुचि का सिद्धांत। रुचि के सिद्धांत में वास्तविक रुचि पैदा करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। रुचि के सिद्धांत में क्या किया जाता है कि छात्रों के अंदर रुचि पैदा की जाती है किसी भी विषय को लेकर के। जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत। इसमें ये होता है कि शिक्षण को जीवन के निरंतर अनुभव से जोड़ा जाता है। कि क्या जैसे आजकल बहुत सी मूवीज़ बनी हैं, हिचकी ही देख लो, जिसमें कि बच्चों का पहले पढ़ने में मन नहीं लगता है, उसके बाद में जब उसको उसी के लाइफ स्टाइल से जोड़ के पढ़ाना टीचर प्रारंभ करती हैं, तो सारी चीज़ें उनको अच्छे से आती हैं। इसीलिए जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत है। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है। इसमें क्या होता है कि इसमें शिक्षण संसाधनों का अनुकूल उपयोग सुनिश्चित करता है। अनुकूलतम उपयोग, यानी कि जो संसाधन है, जो साधन है, उनका प्रयोग किया जाए अनुकूल रूप से। उस प्रकार से जो संसाधन हैं उनका प्रयोग किया जाए, शिक्षण के कार्य में उनका उपयोग किया जाए अच्छे से, और जो कि शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हों, ऐसे संसाधनों का प्रयोग। अगला है व्यक्तिगत मतभेदों को पहचानने का सिद्धांत। व्यक्तिगत मतभेद मतलब जैसे हर छात्र की क्षमता और पृष्ठभूमि भिन्न भिन्न होती है। जैसे कोई बच्चा पढ़ने में तेज है, कोई बच्चा जो जल्दी से चीज़ें नहीं समझ पाता है, कोई बच्चा ऐसा जो सही से सुन नहीं पा रहा है, कोई बच्चा ऐसा जो सही से बोल नहीं पा रहा है। तो उनको ध्यान में रखते हुए, जो बच्चा सुन नहीं पा रहा है उसको हम आगे बिठाएंगे, जो बोल नहीं पा रहा है उसकी हम बातों को समझेंगे, उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं उसको समझेंगे, इशारे से बातें करेंगे उनसे। ऐसे सारी चीज़ें होती हैं। जिसको कम समझ में आ रहा है उसको पीछे बिठाएंगे, उसको आगे बिठाएंगे, और उससे सारी चीज़ें पूछेंगे, बार बार उससे पूछेंगे समझ में आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। सरलतम तरीके से उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। और जो बच्चा जल्दी से समझ जाता है उससे कहेंगे कि दूसरों की हेल्प करो, अच्छे से समझाओ, इससे समझो, ताकि अगर जो ऐसा होता है ना कि जब सहपाठी समझाता है तो अच्छे से समझ में आता है। और अगला सिद्धांत है कि चयन और योजना का सिद्धांत। अद्यतन सामग्री का चयन और समयबद्ध नियोजन। अद्यतन सामग्री मतलब जो सामग्री हमारे पास है उसी के हिसाब से पढ़ाना, और एक योजना बनाना। और समयबद्ध नियोजन का अर्थ है कि एक समय में, जैसे कि मान लो हमारा पीरियड 35 मिनट का है, तो उसी में हमको एक पूरा, मतलब जो भी हम बना के आएंगे प्लान, एक टॉपिक पूरा हम लोगों को क्लियर करना होगा। ये हो गया चयन और योजना का सिद्धांत। अब ये तो सामान्य सिद्धांत हो गए, ये इतने सारे सिद्धांत जो हैं ये सामान्य सिद्धांत आ गए। और अब जो है ये है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहले है प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। इसमें छात्र की प्रेरणा और ज़रूरतों की पहचान की जाती है। यही बात बार बार वही बात आ रही है, लेकिन प्रेरणा और रुचि दोनों ही मनोविज्ञान से संबंधित हैं, इसीलिए इसमें इस पर बल दिया गया है। मनोरंजन और पुनरावृत्ति का सिद्धांत में क्या होता है कि थकान मिटाना और अभ्यास के द्वारा अधिगम सुदृढ़ करना।
थकान मिटाने से, जैसे कि मान लो बच्चा पढ़ते पढ़ते लेक्चर सुनते सुनते थक गया है, तो उसको कोई क्रिएटिविटी करवा दो, कोई काम करवा दो, कोई कुछ ऐसा करवा दो जिससे उनको थोड़ा सा आनंद आ जाए, तो उसको पढ़ने में और मन लगे। जैसे कि जो तारे ज़मीं पर मूवी है, उसमें जब आमिर खान स्टार्टिंग में आता है तो वो एक डांस करता है, बच्चों को इंटरेस्ट जगाता है पढ़ाई करने में। और उसमें हम देख सकते हैं कि जो सामाजिक भिन्नता है, जैसे कि जो ईशान होता है उसको सही से समझ में नहीं आती चीज़ें, तो उस पर विशेष जोर देता है वो। इसी प्रकार से जो है इसमें भी आई ये बात कि अभ्यास और अधिगम को सुदृढ़ करना और थकान मिटाना। वो वाला तो रुचि पे हो गया और ये वाला इस पे हो गया। आगे देखते हैं कि सहानुभूति सुदृढ़ीकरण एवं उपचारात्मक शिक्षण। सुदृढ़ीकरण का मतलब है रीइंफोर्समेंट, मतलब कि हम उसको समझाएं अच्छे से, फोर्स करें उसको मतलब कि यहाँ पे फोर्स का मतलब ये नहीं है कि उस पर दबाव डालना है, मतलब है कि हम उसको, जैसे होता नहीं कि हल्का कोई बच्चा चढ़ रहा है तो हम उसको हल्का सा धक्का दे के उसको चढ़ा दें, यहाँ पे इसका ये मतलब है। तो अच्छे से उसको समझाएं। सहानुभूति का मतलब ये है कि जैसे हम उसको समझ पा रहे, जैसा वो है उसके व्यवहार को समझें, उसके व्यवहार को अनुभव करें, उसके बाद उसी हिसाब से सिखाएं, उसको सिखाने में मदद करें। और उपचारात्मक शिक्षण का मतलब ये होता है कि बच्चे को जो भी समस्या है उसी के हिसाब से उसको अधिगम देना, उसको शिक्षण का देना, उसको सिखाना। अगर जो बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो उसको तेज बोल के, मतलब आवाज़ तेज करेंगे, लेकिन जो बोलने का तरीका होगा वो सौम्य होगा, ऐसे समझाएंगे ताकि उसको डर भी ना लगे और अच्छे से समझ में आए। जो बच्चा बोल नहीं पा रहा है या फिर जो बच्चा सही पूरा सुन ही नहीं पा रहा है, उसको हम इशारे से समझाएंगे और एग्जाम्पल दे के समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब बात करते हैं कि अधिगम की परिभाषा और विशेषताएं। अधिगम क्या है? अधिगम का अर्थ जो है, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। और शिक्षण का मुख्य कार्य अधिगम के क्षेत्र में प्रभावशीलता लाना है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। अधिगम व्यवहार के क्षेत्र में प्रभावशीलता लाने का मतलब ये है कि जो शिक्षण कार्य है, शिक्षण का तो मतलब ही तभी होगा जब विद्यार्थी कुछ सीखेगा, कुछ समझेगा, कुछ जानेगा। और जब शिक्षण कार्य होता है तो ये निश्चित किया जाता है, ये उद्देश्य होता है शिक्षण कार्य का कि विद्यार्थी जो है वो सीखे। ठीक है, अधिगम ही शिक्षण का परिणाम है, सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं। और जीवन पर्यंत अधिगम जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली, ये तो बात पहले की क्लास में भी आ चुकी है कि जो व्यक्ति है वो हमेशा सीखता ही रहता है जीवन पर्यंत, अधिगम कभी नहीं रुकता। तो ये तो ज़्यादा फिर हो जाएगा, फिलोसॉफिकल हो जाएगा। तो आगे देखते हैं प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं अधिगम की। तो इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। कहीं कहीं पर लिखा होता है छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन। वांछित मतलब जैसे टीचर चाह रहा है वैसा परिवर्तन लाना। अगर जो बच्चे को कुछ सिखाना चाह रहा है, मैथ का कोई सवाल समझाना चाह रहा है, मैथ का सवाल समझ में आ गया तो वांछित परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार संबंध स्थापन, ज्ञान प्राप्त करना, स्मरण रखना, अनुभवों को संगठित व परिष्कृत करना। अधिगम, ज्ञान जब प्राप्त होगा तभी अधिगम होगा। स्मरण रखा जाता है, अनुभव को संगठित और परिष्कृत किया जाता है। जो हम सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं उसको संगठित करते हैं और अपने व्यवहार में उसको लाते हैं, अपने व्यवहार को परिष्कृत करते हैं। उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित। अधिगम हमेशा उद्देश्यपूर्ण ही होता है और जिसका उद्देश्य होगा उसका लक्ष्य तो होगा ही। तो अधिगम वातावरण जनित और लक्ष्य केंद्रित होता है। मतलब इसका एक, जैसे हमने बताया ना कि मैथ का सवाल सिखा रहा है तो उसको सीख आ गया तो इसका मतलब उसका लक्ष्य था कि उसको सवाल समझ में आ जाए विद्यार्थी को। इसी प्रकार समस्या समाधान में, समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया का विकास करता है। कौन करता है? अधिगम करता है। जैसे मान लो कोई सा भी सम है, कोई सा भी सवाल है, तो जब हम समझाएंगे तो समस्या होगी, कोई फार्मूला होगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो ये समस्या होगी, जो आंसर आएगा वो समाधान हो गया। क्रियाशील और सृजनात्मक। अधिगम जो होता है यह सतत क्रियाशील और जीवन भर चलने वाली पद्धति है। ये इसी लाइन को फिर से बोल दिया गया है। सार्वभौमिकता क्या है? तो अधिगम प्रक्रिया में अनेक मानसिक क्रिया जैसे निर्देशन, व्याख्या, अंतर्दृष्टि, आलोचना, ये सारी होती हैं। इसीलिए अधिगम जो है ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विद्यार्थियों का वर्गीकरण देखते हैं तो विद्यार्थियों के वर्गीकरण में व्यक्तिगत और सामाजिक विशेषताएं कुछ होती हैं, कुछ जो होते हैं उसके रचनावादी दृष्टिकोण होते हैं। तो परिपक्वता स्तर देखा जाता है, मनोदृष्टि देखी जाती है, व्यावसायिक आकांक्षाएं, विशेष प्रतिभा और यांत्रिक निपुणता इत्यादि। यांत्रिक निपुणता का मतलब है टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि
AI का ज़माना है तो टेक्निकल नॉलेज तो होना ही चाहिए। रचनावादी दृष्टिकोण, शिक्षार्थी स्वयं अपना अर्थ निकालते हैं और वातावरण का निर्माण करते हैं, ये रचनावादी दृष्टिकोण हो गया। अब आगे देखते हैं शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। मेथड, जिसको मेथड बोलते हैं, तो इग्नासियो एस्ट्राडा के अनुसार यदि विद्यार्थी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले ढंग से नहीं समझ पाता तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण के लिए वही विधि अपनाए जिससे शिक्षार्थी को समझ में आ जाए, शिक्षार्थी जो है वो समझ जाए सारी चीज़ें। तो ये हो गया इसके अनुसार परिभाषा, और ये सही भी परिभाषा है। अगर जो विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा है, शिक्षक जो है रटते जा रहा, पढ़ते पढ़ते जा रहा है, तो पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। आगे देखते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख विधियां हैं शिक्षण की। पहला तो अध्यापक केंद्रित, दूसरा हो गया मिश्रित पद्धति, पहला हो गया अध्यापक केंद्रित, दूसरा हो गया मिश्रित पद्धति, तीसरा हो गया शिक्षार्थी केंद्रित। ये थोड़ा सा अलग हो गया है, ये दूसरा यहाँ पे होना चाहिए था, तीसरा यहाँ पे होना चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है कि अध्यापक केंद्रित। अध्यापक केंद्रित जो होती हैं टीचर जो मेथड होते हैं, उसमें ऐसा होता है कि बड़े समूह होते हैं अक्सर ज़्यादातर। तो व्याख्यान विधि जो होती है, व्याख्यान विधि, ये अध्यापक केंद्रित होती है, क्योंकि इसमें अध्यापक जो होता है वो व्याख्यान लेक्चर देता है और बच्चे केवल सुनते हैं। व्याख्यान और प्रयोग विधि, इसमें भी वही है कि अगर जो कोई स्लाइड लेके आ गया या फिर कोई चीज़ समझा रहा है कि अपने ही द्वारा प्रयोग कर रहा है, बच्चों को उसमें नहीं शामिल कर रहा है, तो ये भी अध्यापक केंद्रित ही आएगी। तीसरा है समूह शिक्षण। समूह शिक्षण में क्या होता है, सारे टीचर ग्रुप बना के पढ़ाते हैं थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट, और ये भी अध्यापक केंद्रित। फिर है टीवी वीडियो प्रस्तुति। हम मान लो क्लास में गए और प्रोजेक्टर लगा के रख दिया, वीडियो कोई दिखा रहे हैं, तो हम प्रश्न नहीं पूछ सकते क्योंकि वीडियो में से हमें उत्तर नहीं मिलेगा। हालांकि बाद में अगर जो वीडियो समाप्त करके पॉज करके या फिर रोक के बाद में अगर जो विद्यार्थी प्रश्न पूछता है तो फिर वो अलग मेथड हो जाता है। समीक्षा नीति क्या है कि एक कोई पाठ है उसकी समीक्षा शिक्षक ने अपने शब्दों में कर दी व्याख्या के द्वारा, तो वो हो गया समीक्षा नीति। प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति, ये जो है प्रश्नोत्तर, ये शिक्षार्थी केंद्रित नहीं है, ये तो स्टूडेंट ओरिएंटेड है। ये मतलब मिश्रित कह सकते हैं क्योंकि इसमें प्रश्न पूछता है शिक्षक, प्रश्न पूछता है विद्यार्थी उत्तर देते हैं, विद्यार्थी जहाँ कहीं भी उसको कोई शंका होती है तो विद्यार्थी प्रश्न पूछता है, फिर शिक्षक उत्तर देते हैं। तो ये वाला जो है ये इसका नहीं है। अब देखते हैं व्यक्तिगत शिक्षण विधियाँ, शिक्षार्थी केंद्र जिसको बोलते हैं, जिसमें छोटे मोटे ग्रुप होते हैं। सुपुर्द नियत कार्य, असाइनमेंट, अगर जो हम असाइनमेंट देते हैं तो विद्यार्थी स्वयं से बनाता है, इसीलिए ये विद्यार्थी केंद्रित हो गया। कार्यक्रम अनुदेश क्या होता है, कार्यक्रम अनुदेश मतलब प्रोग्राम्ड, कोई प्रोग्राम किया उसके हिसाब से, जो हमने बताया कि किसी प्रोग्राम पे कार्य करना है, कुछ भी असाइनमेंट टाइप का ही ये भी हो गया समझ लो। या फिर कोई कार्य कर रहे हैं या फिर कोई कुछ होना है कोई फंक्शन इत्यादि, तो हो सकता है उसमें भी कार्यशाला इत्यादि होती है तो उसमें बच्चे शामिल होते हैं। फिर है कंप्यूटर आधारित शिक्षण, CAI कंप्यूटर ओरिएंटेड जो होती है उसकी बात कर रही है, तो ये भी शिक्षार्थी केंद्रित आ गया। फिर मुक्त अधिगम ओपन लर्निंग तो शिक्षार्थी केंद्रित होता है, जैसे कि यूट्यूब पे क्लासेस हो रही हैं तो आपका जब मन करे आप खोल के तब देख लो, ये हो गया। अनुमानी विधि, ह्यूरिस्टिक विधि भी जो होती है ये भी शिक्षण केंद्रित है। ऐतिहासिक खोज विधि, इसमें विद्यार्थी जो है खोज करता है, इतिहास के द्वारा सारी चीज़ें उसको ज्ञात होती हैं। अब देखते हैं मिश्रित पद्धति। मिश्रित पद्धति में समूह परिचर्चा हो गई, संगोष्ठी हो गई, पैनल चर्चा हो गई, मस्तिष्क झंझावाती जिसको ब्रेन स्ट्रॉमिंग बोलते हैं, झंझावाती पता नहीं क्या, ब्रेन स्ट्रॉमिंग बोलते हैं, परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड इत्यादि, और केस स्टडी या फिर रोल प्ले, ये सारी चीज़ें हैं ये समूह वाली मिश्रित हो गई। अगर ये मिश्रित में नहीं आती है तो इसको हम स्टूडेंट ओरिएंटेड मान लेते हैं, शिक्षार्थी केंद्रित ये हो जाता है। और इस शिक्षार्थी केंद्रित और मतलब ये शिक्षक केंद्रित, इससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं अक्सर। अब अध्यापक केंद्रित जो विधियां हैं उनकी व्याख्या यहाँ पे हल्की हल्की छोटी छोटी पॉइंट टू पॉइंट की गई है, उसको देख लेते हैं। व्याख्यान विधि क्या होती है, इसके लाभ क्या है। व्याख्यान विधि में जो है ये सरल होती है, संक्षिप्त होती है, कम से कम समय में अधिक छात्रों को पढ़ाना होता है और प्रेरक होता है, क्योंकि टीचर जो होता है खड़े होकर, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हो गए स्पीच देते हैं, टीचर हो गए, टीचर को लेक्चर अटेंड करना होता है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में या फिर कॉलेजेस में ऐसे लेक्चर दिए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसकी सीमाएं ये होती है कि छात्र जो होता है वो निष्क्रिय श्रोता होता है, मतलब वो सुनता रहता है केवल, और इसमें केवल टीचर बोलता है, इसीलिए वो एक तरफा संचार हो गया। व्यवहारिक कौशल हेतु ये उपयुक्त नहीं है। इसमें ज्ञान तो मिलेगा, शाब्दिक ज्ञान भी मिलेगा, शब्दों का भी ज्ञान मिलेगा, लेकिन
व्यवहार मिला नहीं होती, व्यवहारिक जिससे कौशल का विकास हो, ये नहीं हो पाएगा इससे। समूह शिक्षण क्या है? देखो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं नेट में, नेट जेआरएफ के पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि व्याख्यान विधि की क्या सीमाएं हैं, व्याख्यान विधि के लाभ निम्नलिखित में से व्याख्यान विधि के नाम कौन से, लाभ कौन से हैं, और इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, इसकी क्या क्या हानियां हैं, या फिर कुछ चीज़ें दे देंगे फिर कहेंगे कि इसमें से कौन सा अलग है, जैसे कि कौन सा व्याख्यान विधि का है, इस प्रकार से। समूह शिक्षण देखते हैं, 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर योजना बनाते हैं और कक्षा में पढ़ाते हैं। संकाय क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग होता है। संकाय क्षमता मतलब जो फैकल्टी होती है, फैकल्टी में जितने टीचर हैं उस हिसाब से अपना बनाएंगे। दो कोई ज़रूरी नहीं, दो से अधिक भी हो सकते, 3 4 5 6 जितने भी हो सकते, छोटा छोटा टॉपिक अपना तैयार कर लेंगे और बच्चों को समझा देंगे। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण में ये होता है कि छात्र और अध्यापक के शिक्षण कौशल के अभ्यास है, तो एक विशेष प्रशिक्षण तकनीकी होती है माइक्रो टीचिंग में। मतलब इसमें ऐसा होता है कि 5 से 10 मिनट की क्लास होगी और इसमें छात्र भी ऐसे ही होंगे, 5 या 10 छात्र होंगे। एक समय में केवल एक ही कौशल सिखाया, एक ही चीज़ सिखाई जाएगी और फिर उसका फीडबैक भी लिया जाएगा तुरंत बाद में, पाठ के तुरंत बाद में मूल्यांकन के द्वारा या किसी भी प्रकार से उसका फीडबैक लिया जाएगा। संतुष्टि ना मिलने पर पुनः यही कार्य फिर से दोहराया जाएगा। इसी तरह इसको किया जाता है। आगे देखते हैं लघु और मिश्रित शिक्षण विधियाँ। सबसे पहले विचार मंथन क्या है? विचार मंथन में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने वाली तकनीक ये आती है। छात्रों के सामने समस्या रखी जाती है, वह मुक्त भाव से अपना विचार व्यक्त करते हैं। इसका जो मुख्य पहचान है, इसको बोलते हैं सहजता, और ये कम खर्चीली और व्यवहारिक होती है। मतलब कि एक टॉपिक दे दिया कि तुम इस टॉपिक पे बोलो, तुम इस टॉपिक पे बोलो, इस पे कैसे आपके क्या विचार हैं, इस प्रकार से। और फिर बाद में टीचर भी जो होता है वो अपने विचार व्यक्त करता है। संगोष्ठी या पैनल चर्चा क्या होती है? संगोष्ठी विषय पर ऐसा होता है कि विषय पर पेपर तैयार कर प्रस्तुत करना होता है, विश्लेषण व गहन चिंतन होता है। पहले कुछ गेस्ट आते हैं जो कि बताते हैं टॉपिक के बारे में और फिर वो अपना लेक्चर देते हैं। फिर जो संगोष्ठी में पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग अपना एक रिसर्च पेपर लिख के लेके आते हैं, उसको बोलते हैं, उसको सुनाते हैं। पैनल चर्चा 6 या 8 विशेषज्ञों का समूह शिक्षार्थियों की समझ और सामयिक मुद्दों पर चर्चा करता है। अगर जो कोई पेपर पढ़ रहा है और जो आ गया विशेषज्ञ कोई है, उसको समझ में नहीं आया या फिर वो कुछ प्रश्न पूछना चाहता है तो वो प्रश्न पूछता है, फिर जो पेपर पढ़ता है वो उसका आंसर देता है। अनुशिक्षण ट्यूटोरियल मेथड क्या है? छोटे समूहों में मार्गदर्शन व व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने के लिए ट्यूटोरियल मेथड का उपयोग किया जाता है। ट्यूशन समझ लो ऐसे, ट्यूशन प्रकार निरीक्षण युक्त होता है, सामूहिक होता है, प्रयोगात्मक होता है, अनुशिक्षण होता है। और दूसरा परियोजना विधि क्या है? तो प्रतिपादक इसके जॉन डीवी हैं। जॉन डीवी के शिष्य जो थे किलपैट्रिक, ये इसके प्रतिपादक हैं। अगर जो किलपैट्रिक नहीं है तो जॉन डीवी भी सही माना जाता है। पूर्ण सहभागिता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य को प्राप्त करना और टीम वर्क और गहन सोच को बढ़ावा देना, ये आ जाता है परियोजना विधि। आगे शिक्षार्थी केंद्रित विधियाँ। अनुमानी अन्वेषण विधि जिसको ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं, इसके प्रतिपादक जो थे वो आर्मस्ट्रॉन्ग थे। आर्मस्ट्रॉन्ग छात्र जांच की भावना से स्वयं खोजकर्ता बनते हैं और स्वयं सीखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं, ये इसका हो गया। व्यष्टि अध्ययन केस स्टडी क्या होता है? तो वास्तविक जीवन की स्थितियों का विश्लेषण, निर्णय लेने की क्षमता का विकास, किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना होता है तो केस स्टडी की जाती है, उसके व्यक्ति को समझना, जानना, पहचानना, ये आदि चीज़ें आती हैं। फिर प्रोग्राम जो होता है, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? क्रमादेशित निर्देश। तो इसमें आत्मगति यानी कि सेल्फ पेस से तार्किक क्रम में सीखा जाता है और प्रत्येक चरण के बाद तुरंत इसमें जो होता है फीडबैक भी दिया जाता है। सतत अनुकरण क्या होता है? कि कृत्रिम परिस्थिति यानी कि जो बनाई जाती है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता है, बनाया हुआ वातावरण होता है, उसमें वास्तविक जैसा प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे पायलट और अंतरिक्ष यात्रियों को सिमुलेटर प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे मान लो प्लेन चलाना है तो वैसा ही वातावरण बनाएंगे किसी मशीन के द्वारा, किसी मशीन में, तो उसी में आपको जो है सीखना होगा पहले कुछ देर, उसके बाद जो है इसका प्रैक्टिकल होता है। शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी हैं? जैसे इसकी जो को परिभाषा कार्टर गुड ने दी थी। शिक्षण सहायक सामग्री कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके अथवा श्रवणेंद्रिय दृश्य संवेदनाओं के जरिए उसको आगे बढ़ाया जा सके। जैसे कि शिक्षण सहायक सामग्री भी 3 प्रकार की हो गई। एक तो श्रव्य हो गया, दूसरा दृश्य हो गया और तीसरा श्रव्य दृश्य दोनों हो गया, मिश्रित हो गया। श्रव्य में रेडियो आ जाएगा, टेप रिकॉर्डर आ जाएगा, ग्रामोफोन आ जाएगा। और चार्ट में दृश्य में चार्ट, मानचित्र, मॉडल, ब्लैक बोर्ड, फिल्म स्ट्रिप, प्रोजेक्टर या फ्लैश कार्ड इत्यादि आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें शब्द हैं, इनकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं क्योंकि इतना तो आप लोग जानते ही होंगे।
श्रव्य दृश्य टेलीविज़न हो गया, सिनेमा हो गया, और प्रोजेक्टर जो हम लोग लगा देते हैं वो हो गया, कंप्यूटर व समाचार प्रसारण इत्यादि भी इसी में आते हैं। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य देख लेते हैं, यही लास्ट टॉपिक है। ये जो देखो, सबसे पहले सन 1936 में आकाशवाणी, जो आकाशवाणी है, उससे पहले समाचार बुलेटिन का प्रसारण हुआ था। पहले इस टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जाते थे, अब तो इतना नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी देख लो, क्या पता पूछ ही ले। 1937 में कलकत्ता रेडियो स्टेशन से स्कूल प्रसारण की शुरुआत हुई थी। 1957 में विविध भारती की शुरुआत हुई थी। और जो मन मानचित्र है, माइंड मैपिंग जो है टोनी बुजांग द्वारा सन 1960 में विकसित किया गया था। अब ये तो नहीं पूछते कि माइंड मैपिंग किसने शुरुआत की थी, लेकिन माइंड मैपिंग क्या होता है ये पूछते हैं। तो जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में जान लेते हैं। जैसे हमको मान लो कोई कल कुछ बताना है, कुछ समझाना है, या फिर हम कुछ ऐसे ही देख रहे हैं, तो हम लोग बनाते हैं ग्राफ। जैसे कि सांख्यिका मान लो, सांख्यिका में हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रकृति आई, उसके बाद महत्व आया, उसके बाद अहंकार आया, उसके बाद अहंकार से जो है तन्मात्राएं इत्यादि 11, पहले एकादश इंद्रियां आई, फिर तन्मात्राएं, फिर तन्मात्राओं से महाभूत आए। तो इस प्रकार से मैप बन गया है। जो भी हम प्लानिंग करते हैं उसको समझाने के लिए कि इसके इतने हैं, इसको ऐसे देखेंगे, इसमें इतने पार्ट हैं, फिर इसके इतने पार्ट हैं, फिर इसके इतने, ऐसे करके जो हम लोग एक मैप टाइप से बना लेते हैं, उसी को बोलते हैं माइंड मैपिंग। तो ये जो है माइंड मैपिंग क्या है ये हमने बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, और आगे का जो है वो हम लोग कल देखेंगे। तो आपके उज्जवल भविष्य की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।